दोस्तों मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima sir. तार साहब, इमरान खान साहब तो इस वक्त ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत के जो हैं वो अन्नदाता हैं। उन्होंने तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो भी उनके खिलाफ आया। उन्होंने अपने वजीर आला को 186 वोट भी मिल गए। उसके बाद आज उन्होंने अगले दिन ही उन्होंने अपनी असम्बली जो पंजाब की है वो तोड़ दी। उधर वजीर आजम और आर्मी चीफ पूरी दुनिया से पैसे मांगने गए हुए हैं और इमरान खान जो है वो खेल खेल रहे हैं। कभी असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेते हैं, कभी असम्बलियाँ तोड़ते हैं। और नवंबर में तो अक्टूबर में तारड़ साहब वैसे ही इलेक्शन होने थे, तो अभी फिर ये मार्च में इलेक्शन करवा रहे हैं, फिर नवंबर में इलेक्शन कराएंगे। क्या पाकिस्तान इस तरह की चीज़ों का मुतहम्मिल हो सकता है इंटरनली? जबकि आज मैं देख रहा था कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी कह दिया है कि जी आप अभी भी डिफॉल्ट का खतरा है। चीमा साहब, कोई समझ नहीं आ रही इस वक्त कंट्री किस डायरेक्शन पर है, बल्कि कोई समझ ही नहीं आती कि कंट्री चला कौन रहा है। खान साहब सख्त गुस्से में हैं, असम्बलियां, बल्कि मैं तो ये यहां तक ये कहूंगा कि ये पंजाब असम्बली का तो नहीं था ये इलेक्शन या ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये तो गुजरात असम्बली थी। वहां पे सारे मुलाजमीन तो गुजरात के हैं, चाहे सिक्योरिटी हो, चपड़ासी हो, सारे। तो वो जिसको चॉइस साहब हुक्म करते हैं वो आगे दरवाजे बंद कर देते हैं, जिसका दिल होता है खोल लेते हैं। उनकी मर्जी के बगैर तो स्पीकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चॉइस साहब जो है वो चॉइस साहब का अगर देखा जाए जब से स्पीकर थे और जिस तरीके से उनका कंट्रोल है, तो ये इलेक्शन का रिजल्ट ऐसे ही आ रहा था, क्योंकि वो असेंबली जो सारी है उसमें 90% लोग गुजरात के हैं, 10% मंडी बहाउद्दीन से हैं। तो वो ये इलेक्शन सिर्फ कहा जा सकता है कि इट वाज इन बिटवीन, इट वाज गुजरात डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन था, और उसमें जिसका कंट्रोल होना था उसने वो करना था। वो दूसरे जो है वो कहते हैं कि जो लोग हाजिर थे वो 170 थे, 186 वोट किस तरह आ गए। दूसरा, रात के अंधेरे में सारा कुछ चलता है। गवर्नर की समरी भी रात को 12 बजे, यहाँ पे इलेक्शन भी 12 बजे। लेकिन एक यहाँ पे मैं बात ये कहना चाहूंगा कि अब वो सारे हैं पतली गली में फंस गए हैं। उसकी वजह यह है कि अभी ये कह रहे हैं कि 90 डेज के समरी साइन कर दी है, 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो गए, लेकिन उससे पहले ये नहीं इन्हें पता कि इंटरिम गवर्नमेंट भी बनेगी, और वो कौन बनाएंगे? वो बनाएंगे जो फेडरल पे बैठे। तो एक वो आएगी, और उसके बाद जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें इमरजेंसीज भी आ सकती हैं, इकोनॉमिक माशी इमरजेंसी भी आ सकती है, क्योंकि पैसे अभी प्लेज हुए हैं। और डार साहब ने फरमाया कि वो सारे 90% तो वो लोन है, वो एड नहीं है, वो तो लोन है भाई। ये खुश है कि लोन है, लेकिन ये समझते हैं कि शायद एड है। लेकिन इस वक्त मायूसी ये है कि किसी का कोई ये ख्याल नहीं है कि लोग पैरों के नीचे आ आके मरते जा रहे हैं जो आटा लेने जाते हैं, उसके बारे में किसी को कोई सोच नहीं। बल्कि चीमा साहब, आज तो मुझे ये पता चला है, एक जगह मैं पढ़ रहा था आज, कि पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसकी सैलरी एवरेज पाकिस्तान के अंदर 37,000 रुपया है। तो अगर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की तरह 37,000 है, तो फिर दूसरे लोगों के हालात क्या है? वो किस तरह खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वाटे का बंदोबस्त क्या किया जा रहा है? और जो दूसरा IMF है वो मुसलसल प्रेशर क्रिएट करता जा रहा है कि आप गैस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर से सब्सिडीज खत्म करें। और जब वो सारी कुछ आएगा तो उसके लिए क्या 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 मेरी तो समझ से बाहर है कि इस वक्त अब पाकिस्तान में क्या होने वाला है, कहां जाई जा रही हैं चीजें। हमारे आर्मी चीफ साहब वापस आए हैं, अब वो भी सऊदी अरेबिया से चीजें, पैसे जो लेकर आए हैं। अभी तो हर चीज अभी प्लेज्ड है, अभी तक कोई आई नहीं है। UAE ने भी बातें की हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहा जाना चाहिए कि पाकिस्तान इज इन अ वेरी बैड शेप, पोलिटिकली, एथिकली, इकोनॉमिकली। कोई समय से बाहर है कि इस वक्त अब हमारी डायरेक्शन क्या है, कोई अभी तक समय से बाहर है। और दुनिया की वाहिद एक एटॉमिक पावर ऐसे है जो कि बड़े अरसे से घुटनों के बल है और मांग मांग कर गुजारा किया जा रहा है। कोई समय, और नून लीग वाले, अब देखें, एक और मैं यहाँ पे चीमा साहब बात ये जरूर करना चाहूंगा कि आप नून लीग की बात करें, नून लीग तो पार्ट टाइम में मेरे ख्याल सियासत में है। वो उन्होंने तो जो इस वक्त जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, ही इज नॉट इन द कंट्री। मरियम नवाज इज नॉट इन द कंट्री। शबाज शरीफ इज इन इट वाज इन UAE। राना सनाउल्लाह वाज द ओनली लीडर मेरा ख्याल है जो जिसके जिम्मे
ये सारा कुछ लगाया गया था। तो आप खुद ही देख लें। मैं एक चीज बार बार आपके सेगमेंट में कहता रहा हूं कि जब एजेंसियों की मदद से हुकूमत में आना हो तो फिर लोग जो है वो सियासत इसी तरह करते हैं जिस तरह वो कर रहे हैं। तो अब उसमें देखें, एक तो वो 7 जो लोग, सुना है कि नवाज शरीफ साहब बड़े अपसेट थे कि उन्हें बावर कराया गया था कि 7 बंदे वोट डालने नहीं आएंगे, लेकिन वो आ गए। अब इसमें ये भी एक जिस तरह जितने मुंह उतनी बातें वो कह रहे हैं कि ये पीटीआई ने तो नहीं, परवेज लाई साहब ने ये एक प्लान बनाया था कि उन लोगों ने कुछ अर्सा पहले फोन उठाने छोड़ दिए थे। तो ये पीडीएम वाले समझते थे नून लीग वाले शायद वो आएंगे ही नहीं, लेकिन वो आ गए। और किस तरीके से परवेज लाई साहब लगता है कहीं पार्किंग लॉट में गाड़ी में बैठे सो रहे थे, तो वो फौरन जब उन्हें कहा कि आ जाओ मियाँ जी, तो वो आ गए फौरन। पहले वो मौजूद ही नहीं थे। लेकिन देखें, ये हल नहीं है पाकिस्तान का। अगर पहले तो मैं कहता हूं इलेक्शन की बात, जिस तरह आप कह रहे थे कि इलेक्शन कराना है, अगर इलेक्शन से करप्शन बंद होती हो तो मैंने पहले कई दफा कहा कि दिन में 3 दफा कराएं उसको। वो फिर हर 5 साल बाद ना दिन में 3 दफा कराएं। लेकिन अगर इलेक्शन के बाद यही लोग, यही असेंबलियां, यही लोग इलेक्टेबल्स, यही जर्नैलों के पोते पोतियां दोते, और यही वो जो सरमायादार और सारे ब्लैकमेलर और जो सारे यही फिर दोबारा इकट्ठा होना हो, तो किस तरीके से आगे चलेगा पाकिस्तान? ये कहते हैं जी वो नया मैंडेट लेकर आएंगे। मैंडेट आपको तो पहले कितनी दफा दे चुकी कौम, उसका क्या करेंगे आप? आज मुझे एक और बात बल्कि पता चली है चीमा साहब, कि अगले इलेक्शन के अंदर फौज सुपरविजन नहीं करेगी, पुलिस करेगी। तो फिर उसकी उन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? फिर पहले आपको पता है आपके हर इलेक्शन के ऊपर सुपरविजन फौज करती है। अब वायलेंस होगा, वायलेंस होगा, वायलेंस अलग होगा, मशीनें उठ जाएंगी। पुलिस वाले तो मैं कहता हूं थाने के अंदर से पर्चियां डालकर लाया करेंगे पोलिंग स्टेशन पे। आपको पता ही है पाकिस्तान की पुलिस का इमेज क्या है, या उनकी कितने ईमानदार वो है। तो आज मुझे पता चला है कि जो नए आर्मी चीफ है उन्होंने कहा जी इलेक्शन में हम अब सुपरविजन नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ से खान साहब ने जो कल अपनी जो एक उन्होंने तकरीर फरमाई, उसमें तो गुस्सा ही गुस्सा था उन्हें आर्मी चीफ के ऊपर। जब से उन्होंने आरिफ अलवी साहब को जवाब दिया कि मैंने नहीं मिलना, तो वो इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं मैं देखूंगा रेड लाइन कौन ड्रा करता है, तो मेरा ये करता है। तो कहते मैं फटियां पाल देगा। मैं बड़ा गुस्सा नजर आ रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो इमरान खान साहब जो हैं वो, तार साहब, इमरान खान क्या, किस फोर्स का नाम है? जो जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा से बातें पूछी हैं और जनरल बाजवा ने उनको बताया है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आना चाहते थे, इमरान खान नहीं मानते। इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आना चाहती है, इमरान खान नहीं मानते। इंडिया से कॉटन एंड शुगर इंपोर्ट करनी है, इमरान खान नहीं मानते। तो इमरान खान का क्या एजेंडा है तारड़ साहब? ये डोमेस्टिकली चीजें पोलराइज कर दी हैं। रीजन में जो है वो तालिबान के जिन्होंने कहते हैं गोडियां 'ਚ बह जाते हैं, उन्होंने पैरों 'ਚ पैंदे ने, इंडिया ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, और मुस्लिम वर्ल्ड को जाके कहते थे कि जनाब मैंने मलेशिया और उधर जाना है। ये किस तरह की सियासत इमरान खान साहब कर रहे हैं? जरा ये इंडिया को जिसे कहते हैं ना आंखें दिखाते हैं, और अफगानिस्तान तालिबान को कहते हैं इनको हाथ ना लगाना वरना ये दहशतगर्दी तुम्हारे मुल्क में आ जाएगी। और कल जो उन्होंने तारड़ साहब नई बात कर दी है, उन्होंने कहा ये 40-45 हजार हम दहशतगर्द ना वहां से लाते तो ये लाने तो हमारी मजबूरी थी। और उन्होंने कहा मालाकंड के लोगों ने हमें कहा क्यों लेके आ रहे हो, लेकिन हम क्या करते, हमारी मजबूरी थी, कोई मुल्क रखता नहीं है। तारड़ साहब, हम अगर अफगानिस्तान के 50-60-70 लाख बंदा पाकिस्तान में रख सकते हैं, वो हमारे 45,000 दहशतगर्द नहीं रख सकते। ये खास अब किन गल्ला करते हैं साहब? मैं बिल्कुल यही कहने लगा था कि वो इंडिया के साथ रवैया उनका ये है, और साथ टीटीपी के साथ देखिए उनका रवैया क्या था। हैरान हो गए कल से वो जो उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ी है, द होल वर्ल्ड इज वाचिंग इट, होल वर्ल्ड इज लिसनिंग। वो जो बार बार खान साहब खुद भी कई दफा कहते हैं, मुझे कहते हैं तालिबान खान, कल इन्होंने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी। और दूसरा आपने देखा होगा, चले वो तो अलग की बात है, टीटीपी के खिलाफ कभी खान साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं कभी आज तक छोड़ी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और मैं हैरान था, मैंने वो बिल्कुल पढ़ा है आर्टिकल कि हाउ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी वाज मिस्ड, कि मोदी साहब ने आना था, उन्होंने वो बलूचिस्तान के लसबेला के अंदर वहां मंदिर पे जाना था, उन्होंने वहां पे 10 दिन रहना था, फिर आके उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप और ट्रेड शुरू करना था। ये इस वक्त जरूरत है, इस वक्त भारत के साथ। लेकिन हाउ
a biggest opportunity was missed, a big opportunity of the year, of the century matter. लेकिन ये कि आज भी मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, आप यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन द फ्यूचर जब तक आप अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ भारत नहीं है, उसके अंदर ईरान भी मौजूद है, अफगानिस्तान भी मौजूद है, और चाइना जो कि आपने जख्मी करके छोड़ दिया है, जिनका आपने $26 बिलियन खा लिया है, वो जख्मी है, परेशान है वो भी। कौन सा मुल्क खुश होगा जिसके $26 बिलियन के आपने पिज्जे खा लिए? खुश हो गए वो? तो वो दर हकीकत आपको ये सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। आपको पता है सारा, आपके वजीर खारजा साहब हर उस मुल्क में गए हैं जहां से डॉलर और यूरो मिलते हैं। इन 4 मुल्कों में बिल्कुल नहीं गए। अफगानिस्तान उन्होंने गए, उन्होंने जानबूझ के खातून को वहां भेज दिया है जिससे वो शेक हैंड भी नहीं बेचारे कर सकते तालिबान। वो शर्मिंदा होने एक ही हो गया कि हमारी खवातीन जो है वो तो बुरकों में फिर रही है, इन्होंने ये खातून भेज दी। ये मुझे लग रहा है उनको स्नब करने के लिए किया है इन्होंने, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए किया है। और ईरान क्यों नहीं आज तक गए? भारत क्यों नहीं जाते बिलावल भुट्टो साहब? बल्कि अमेरिका में आके जंग छेड़ गए उनके साथ, डॉक्टर शंकर के साथ, जयशंकर के साथ। तो ये और सिर्फ उन रिलेशनशिप उन कंट्रीज के आसपास फिर रहे हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद। ये आपने बिल्कुल सही बात की तार साहब, और उस मुल्क के नजदीक नहीं जाते जिधर से पता हो वेस्ट नाराज होगा। ईरान और अफगानिस्तान, ये कैसी फॉरेन पॉलिसियां हैं, ये कैसी मुल्क। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज तक दुख के साथ हमने नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिसी कभी नहीं बनाई। हम अपनी पार्टी बेस्ड पॉलिसी या पर्सनल एजेंडा बेस्ड पॉलिसी। देखे ना, खान साहब को जरूरत पड़ा तो उन्होंने डेविड लू की तसल्ली करा दी थी, उसकी जेब में वो एक खाली पर्चा पकड़ के हरा। जब जरूरत पड़ी है तो यहाँ पे लाभी उसको दे रहे हैं, महीने का $20,000 दे रहे हैं। देख, और आज जो एक नई बात नई आई है, आप पूछ रहे हैं ना खान साहब क्या चीज है। आज मैं हैरान होता रहता हूँ, हैरान कम परेशान ज्यादा होता हूँ, वो इसलिए से आज मरियम वट्टू साहब का नाम आ गया है। मरियम वट्टू साहब खान साहब की सिस्टर इन लॉ हैं, हमारी मैडम पीरनी की वो सिस्टर हैं, परमानेंट दुबई में रहती हैं। लेकिन जब तक खान साहब, आज तक, कल उनसे इस्तीफा लिया गया है, 8 लाख रुपया पर महीना एज एडवाइजर HEC लेती रही हायर एजुकेशन से। मरियम वट्टू रियासत मदीना के की सिस्टर इन लॉ, और मिसालें देते हैं कि अगर फातिमा भी, रसूल करीम ने फरमाया था अगर फातिमा भी चोरी करे तो उसको भी सजा मिलेगी। तो मरियम वट्टू तक एक्सप्लेन कर दो खान साहब, हु इज शी। इससे आपका माइंडसेट पता चलता है, इससे पता चलता है कि मैडम पीरनी कितनी ज्यादा परहेजगार है। क्यों एक दिन नहीं आई, वो दुबई में पढ़ाती हैं, वो अपने जॉब वहां करती मरियम वट्टू, और उसने मुसलसल तनख्वाह 8 लाख रुपया पर महीने का कलेक्ट करती रही। कोई है उसकी स्टेट उसका जवाब दे पाकिस्तान को। और फिर उसके साथ आप पूछ रहे हैं कि खान साहब का माइंडसेट क्या है, उसके बारे में भी आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। मैं खुद नहीं कुछ कहूंगा, मैं आर्टिकल के बारे में कहूंगा जो चीजें लिखी जा चुकी हैं कि खान साहब की मुलाकात जो है मैडम पीरनी के साथ भी मरियम वट्टू ने कराई थी, और काले जादू का कहा था, और ये गए थे ऑन चौधरी को साथ लेकर, और उसने कहा था कि रिहाम को डिवोर्स दें, तो इन्होंने उसको डिवोर्स जहाज में दी थी व्हेन शी वाज फ्लाइंग, मैसेज पे। तो दर हकीकत। और आज एक बड़ा, मैं एक वेरी रिप्यूटेबल एक बंदे का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वेरी रिप्यूटेबल। उसने कहा खान साहब ने जो ऑडियो खान साहब की आई है, जो गंदी ऑडियो आई थी, वो खान साहब की जवानी की नहीं थी, वो खान साहब जब 65 साल उम्र थी उस वक्त की, और खान साहब ने उसको डिसओन नहीं किया। खान साहब ने उसके जवाब में कहा है कि ऐसी वीडियो ना डालें, बच्चे परेशान हो जाते हैं। 65 साल की उम्र में वो कन्वर्सेशन करने वाला बंदा, आज उसके एक हाथ में तस्बीह, आज हमारे लिए वो अमीरुल मोमिनीन है। 5 साल में उसके पास क्या चेंजेस आई उसकी, और हुकूमत के अंदर उसने जो, मेरा मसला आज अगर कहते में ठीक है 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोच लें आज इलेक्शन करा दिए जाते हैं, कोई नया बंदा पीटीआई में आया है जो हमारी किस्मत तब्दील कर देगा? कोई एक सिंगल बता दे मुझे। अगर वही लौंडे लपाड़े 25-25 साल के आएंगे, डाके मार के जो बैठे हैं, वही रिंग रोड दोबारा बनेगी, तो पाकिस्तान किस तरह बचेगा? हाँ, एक मैं जरूर बताता हूं, आज आपको एक और बताना चाहूं, खान साहब को अर्जेंसी अब क्या बन गई। खान साहब को आज किसी ने कान में कह दिया है और शहबाज शरीफ पैसे ले लगा जे की पता पाकिस्तान चल पवे।
खान साहब ये समझते हैं अगर ये पैसे आ गए तो ये हमारी रिप्यूट नीचे चली जाएगी, क्यों ना ये पैसा हम खुद लगा के इनको ब्लेम करेंगे, देखें ये तो गंद छोड़ गए थे, ठीक तो हमने किया पाकिस्तान। अब खान साहब को इस वक्त इमरजेंसी उस चीज की है, जल्दी उस चीज की है कि वो जब तक पैसे लोगों ने जो प्लेज किए शायद दे ही दें, अभी तक तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन शायद जो दे दें तो हो सकता है पाकिस्तान उससे सांस लेना शुरू कर दे। तो वो सांस कहते हैं ये नून लीग के खाते में सांस लेना उसका ना जाए, वो भी पीटीआई के खाते में लिखा जाए, और मेरे बच्चे जो है लौंडे लपाड़े वो एंजॉय करें। ये जो बिलियंस डॉलर्स आने हैं, इनकी प्रॉपर्टियां कम है दुबई में और लंदन में, नून लीग वालों की तो बहुत है, इनकी बन जाए। तो वो फिर अब खान साहब को अर्जेंसी उस चीज की है। लेकिन इस वक्त अगर चीमा साहब, मैं आज एक और भी मैंने एक पढ़ा हिस्ट्री रिलेटेड कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बातें की जाती हैं, तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो पिछले माजी में आती रही हैं वो कहां से आती रही हैं, कौन आती रही हैं? ज्यादातर हमारे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो आती रही हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के और सिटी बैंक के मुलाजमीन आते रहे हैं पाकिस्तान में। कुछ लोगों ने उसके बाद पाकिस्तान में सियासी पार्टियां ज्वाइन कर ली, कुछ अपने वापस घरों में वापस आ गए। मेरी ये खास कर ये रिक्वेस्ट यही होगी कि अगर पाकिस्तान का इस वक्त सिर्फ दो हल मौजूद है, दोनों ही बहुत कड़वे हल हैं, दोनों ही। एक तो इंटरिम गवर्नमेंट, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, और दूसरा या पाकिस्तान में मार्शल लॉ। इसके अलावा पाकिस्तान नहीं बच सकता, इसके अलावा कोई तीसरी चीज है ही नहीं जो बचा सके। मैंने इलेक्शन की सूरत हाल आपको बता दी, इलेक्शन में मुझे बता दें कि फलां लोग जीतेंगे तो पाकिस्तान बन जाएगा, तो मैं आई विल रेस्ट माय केस। लेकिन टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के लिए, जिस तरह मैं हमेशा आपको पहले कहता रहा हूं कि जरूरी है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का मतलब यही होता है कि उन लोगों को लेके आया जाए जो टेक्निकल हो, अपने अपने फील्ड के मास्टर हो। जो इस दफा कम से कम, अगर वो मैं ये कह रहा था, हमेशा ये कहता हूं, इस दफा अगर उस स्टेज, उस रवश पे जाना हो, एक तो कोशिश करें ज्यादा अमेरिकन लोगों को हायर ना करें। आपको जाहिर है IMF का और वर्ल्ड बैंक का प्रेशर होगा, लेकिन कुछ लोग बर्तानिया से, जो आपका क्या हाल है, बर्तानिया में लोग नहीं है, पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं। मैं समझता हूं पाकिस्तान के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कई पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, उन्हीं को हायर किया जाए। और मैं हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनको कहा जाए कि जो भी आए इंटरेस्ट ले, वो पहले अपनी सिटीजनशिप को विड्रॉ करे, और दूसरा ECL में नाम हो, और मंथली रिपोर्ट वॉच की जाए, मंथली उनकी प्रोग्रेस को वॉच किया जाए, बजाय कि वो। लेकिन ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैं जिस तरह कर्ज करना चाहता हूं, जब 1991 में भारत के ऊपर जब कड़ा वक्त आया था, नरसिम्हा राव और उसके बाद मनमोहन सिंह साहब ने जब इस तरह के स्टेप लिए थे, अपना सोना कैबिनेट की मंजूरी के बगैर उन्होंने गिरवी रखा था, उनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था। तो ये इसके लिए कई चीजें लूज करना पड़ती हैं, लेकिन लीडरशिप बतानी पड़ती है। कौमों को हमेशा निकालते ऐसे मसाइल में से लीडर ही हैं, लेकिन इस वक्त सियासी लीडर इसका हल नहीं। देखे ना, मैं लीडर, हमारे जो आर्मी चीफ है वो भी एक अपने इंस्टीट्यूशन के लीडर है। कोई लीडर ही निकालने की सलाहियत रखता है जो एक दफा वो कहते तड़ी ते रख के आ जाए। लेकिन ये कि काम बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कहना, लेकिन पाकिस्तान का सोल्यूशन यही है इस वक्त। तार साहब, कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि उनके लिए इमरान खान और पीपल्स पार्टी, आसफ जरदारी या बिलावल भुट्टो तो काबिल कबूल है, नवाज शरीफ काबिल कबूल नहीं है। आप क्या समझते हैं, ये जो सामने आपको पैटर्न नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर बलूचिस्तान से लोग शामिल हो रहे हैं, इमरान खान को इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ज़ाहिर नवाज शरीफ और PDM के साथ खड़ी है, लेकिन फायदे सारे और सारा कुछ चीज़ें जो हैं वो परवेज लाई और इमरान खान के चीज़ें पल्ले पड़ रही हैं। और जो बातें चल पड़ी हैं कि काफ लीग को 30 सीटें दी जाएंगी ताकि काफ लीग जो है वो वजीर आला रहे, तो ये काफ लीग अगर वजीर आला परवेज ले रहेगा तो वो एस्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल होगा, तो इमरान खान आधी हुकूमत आउटसोर्स करेंगे काफ लीग को और मरकज में खुद ऊपर आ जाएंगे, या इसी तरह की चीज कोई चीज अगर है वो पीपल्स पार्टी ऊपर आ जाती है। आप कैसे देखते हैं, क्या मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज और नवाज शरीफ गलती कर बैठे हैं जो वो एस्टैब्लिशमेंट पे जो है वो रिलाई कर बैठे हैं, या कि आप समझते हैं कि उनके भी केस माफ हो गए, उन्होंने भी दिहाड़ी लग गई, उनकी भी जान छूट गई? देखिए उनकी स्ट्रेटजी देखें क्या। एक तो वो दे आर नॉट अ गुड प्लानर। मैं आपकी बात से काफी एग्री करूंगा। देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने एक बच्चा इंपोर्ट करके उसको कहा जाए तू इतने खेड ला कुछ 4 देड़े, तू हाथ खोल ले अपना सियासत, वो गुलदस्ते लैके ते तरीन साहब मिलता फिरता हमजा शहबाज नहीं, सलमान मेरा छोटा हमजा साहब के अंदर यार ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए, वो मेरे ख्याल परमानेंटली लंदन शिफ्ट हो गए।
मैडम जेडी ये मैडम अपनी कुछ सर्जरियां मर्जियां पता नहीं जनेवा कौन सा खास डॉक्टर मिला है जो लंदन में नहीं मिल सकता था, वो भी जनेवा में चली गई। दूसरा मैं बताऊं, मिसमैनेजमेंट, ये लोग, इनका कोई प्लानर नहीं है, ये अपना सारा कुछ एक फैमिली में रखना चाहते हैं। और दूसरा, इनको जो मैं देख रहा हूं, आज लोग परवेज मुशर्रफ साहब की कई स्पीचें आगे कर रहे थे, एक दूसरे को भेज रहे थे ट्वीट पे, लेकिन अगर देखा जाए, और माजी में भी मैंने देखा है, एक तो इन्होंने अब देखें, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो इनसे बात करे कहते मैं भाईजान ਨੂੰ पूछ के दसना, और जो इनसे बात करे कहते बड़े भाईजान ਨੂੰ पूछांगा फिर शामी तो दसांगा। और ये लीडरशिप नहीं होती। वो मेरा मकसद है कि अगर हमारे चीफ साहब का था मसला, वो जहाज लेके लंदन चल गए, कहते भाईजान दे कान च गल करनी। दिस इज नॉट लीडरशिप। आज जिस तरीके से उन्होंने प्लेट में रख के सारा कुछ खराब किया पंजाब में, उसमें एस्टेब्लिशमेंट क्या करे? आप खुद ही सीरियस ही नहीं है किसी चीज के लिए। और इस वक्त दोबारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। एमक्यूएम के हवाले से देख लें, आप पीपल्स पार्टी के हवाले से बलूचिस्तान में देख लें। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में जिस तरह मैं देख रहा हूं, और आपको मैं जिस तरह पहले परवेज लाई साहब कोई वो छींक भी नहीं मारते उनसे पूछे बगैर, इज कंप्लीटली विद देम। तो मुझे अगले आने वाले दिनों में जो परवेज लाई साहब का फ्यूचर और पीपल्स पार्टी का फ्यूचर जो है वो ताबनाक नजर आ रहा है। नून लीग इस तरह लग रहा है जिस तरह हाफ हार्टेड है, पार्ट टाइम है, शायद उनको गारंटियां ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि उनका आधा दिल अभी भी लंदन में ही है और आधा पाकिस्तान में। मेरा ख्याल आपकी बात ठीक थी, शायद केस ठीक कराने आए हैं, और उनका ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ ये है, उसके अलावा उनका सियासत को परमानेंट, उनका मूड ही नहीं बन रहा कि पाकिस्तान में कोई परमानेंट सियासत की जाए। हाफ हार्टेड चीज है, हाफ हार्टेड। देखे ना, जब लीडर ऑफ द अपोजिशन ही नहीं है तो वो किसी और को असाइन कर दे, लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दे, लेकिन वो भी नहीं करना। कौम को बता के चले जाना जी मैं सर्जरी कराने लंदन जा रही हूँ, इसका मतलब है कौम के मुंह पे तमाचा मारा कि यहाँ पे तो डॉक्टर ही कोई नहीं। ये कोई मंजा हुआ सियासतदान इस तरह की स्टेटमेंट देके जाता है। आप कहें मैं अपने वालिद से मिलने जा रही हूँ, मेरा वालिद बीमार है, मैं उसको मिलने जा रही हूँ, इतना अरसे से मिली नहीं, लेकिन वो स्पेशली जाती दफा कह गई मैं सर्जरी कराने जा रही हूँ लंदन। इसका मतलब है कि तुम सारे इतने भुखे हो, सारे नपाड़ हो, खोते हो, इतने डॉक्टर ही कोई नहीं। तो ये कोई सियासतदान, मैं देखे ना, मैं सियासतदान नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिस तरह ये किया जाता है। यहाँ तो उनके एडवाइजर ही कोई नहीं, इनको कोई बताने वाला ही कोई नहीं है कि यार कि लोगों को मैसेज कर, इनको कोई अच्छी सी पीआर फर्म हायर करनी चाहिए। मेरा ख्याल तो ये है, या कोई और कुछ नहीं, आप क्लासें ले लें, कोई पॉलिटिकल साइंस की अच्छी किताबें पढ़ लें, लेकिन नहीं है। मैं हैरान होता रहता हूं इनके ऊपर। जो अगर मैं इनको ब्लेम करूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम नहीं करूंगा। दे हैवंट प्रोड्यूस्ड द स्ट्रॉन्ग लीडर्स येट। अब मैं बल्कि आपने कभी एक और बात, आप कभी शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोरिंग तरीन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बोरिंग तरीन। स्पीकिंग पावर उनकी कोई नहीं, नॉलेज उनका कोई नहीं, कुछ शेर सीधा पढ़ नहीं सकते, पता नहीं छेड़ क्यों देंगे। पहला मिसरा दस दिन अगू बंदे पूछने लग पैंदे वो ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ। लेकिन ये इसमें चीमा साहब अफसोस है, लेकिन ये खैर मैं जिस तरह पहले कहता हूँ, ये मैं तो इनको पॉलिटिकल पार्टीज मानता नहीं, ये फैमिली एंटरप्राइज है, सारी फैमिली एंटरप्राइज। और दूसरा ये कि अमीरुल मोमिनीन साहब जो है वो एक एजेंसियों का क्रिएटेड एक करैक्टर है। वो जिस तरह इमरान प्रोजेक्ट सारी दुनिया कहती है, अब तो लफ्ज ही पुराना हो गया, वो इट वाज देयर प्रोजेक्ट, और वो मान चुके हैं कि हमसे गलती हुई इसको प्रोजेक्ट को बनाने, लेकिन अब वो पाकिस्तानी कौम के गले पड़ गया प्रोजेक्ट। अब वो कहता है तुम मानो ना मानो मैं तुम्हें तबाह करके छोड़ूंगा। अब देखिए वो किस हद तक जाता है। वो कहते हैं बार बार ये कहते हैं कि ये सियासत नहीं जिहाद है। अब पता नहीं पाकिस्तानी कौम को वाकई जिहाद चाहिए तो करो जिहाद। मेरा ख्याल है अगर खान साहब कहते तो आए, गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें, तो शायद मैं भी उनका ये बात मान लेता। आज पाकिस्तान को जिहाद चाहिए तो गुर्बत के खिलाफ चाहिए। ये जो ड्रामा सड़कों पे निकाल के एवें एक गड्डियां ते बसां नूं अग लानी, दिस इज नॉट जिहाद। बिल्कुल सही है ताड़ साहब। और जिस तरह वो आटे की वीडियोस आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, बच्चे किस तरह रो रहे हैं, भाग रहे हैं, और लोगों के अंदर वो जो होप की बात है ना, अब तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि यूथ के अंदर वो होप भी नहीं आ रही। वो कल बड़ी मैं किसी से बात कर रहा था, उसने कहा कि ये ट्रेंड हम भी उसी का हिस्सा है कि जी जो पाकिस्तान के बारे बात करना, बैशिंग करना, शायद ये को आदत बन गई है लोगों की। लेकिन ये हकीकत ये है कि ये जो पॉलिटिकल क्लास है, इनको भी फोरफ्रंट पे आके कुछ बात करनी चाहिए।
ये पीछे छुप के और डिवाइडेड और पता नहीं है कि क्या, एस्टैब्लिशमेंट तो एक चीज चाहती है कि मुल्क के अंदर कोई भी जो लीडर है वो उसका इतना बड़ा कद ना हो कि वो निज़ाम अपनी मर्जी से बदल सके। तो ये जो पोजीशन है कि नवाज शरीफ भी कमजोर रहे, इमरान खान के आगे परवेज लाई को लगा दो, जरदारी वैसे नहीं बोलते और ताकत पाकिस्तान में ताकत है कोई नहीं, तो एस्टैब्लिशमेंट तो अपने काम पे लगी हुई है। ये सियासतदान जो है इनको दे नीड टू मेक देयर वे कि इन्हें किस तरह चीजें लेके चलनी है तार साहब। और मेरा ख्याल है कि साहब एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आखिरी चीज, आज मैं बड़ा अफसोस हुआ है पॉलिटिकल मेच्योरिटी के हालात देखे। सदर अलवी साहब ने आज बयान छोड़ा है, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान और बाजवा साहब के दरमियान सोशल मीडिया ने जो है वो रोल अदा किया। मेरा क्वेश्चन ये है, बाजवा साहब को और एस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफर और मीर सादिक किसने कहा? अगर इसका जवाब दे दें, आई विल नॉट से अ सिंगल वर्ड अबाउट इट। जब लीडर खड़ा होके कहेगा कि तुम जानवर हो, जानवर भी ऐसा नहीं करता, तो लौंडे लपाड़े बाज की करनगे? वो तो पलसेटे मार ला पेंदे, वो तो लेटर ला पेंदे जमीन पे। तो आरिफ अलवी साहब, आप ये क्यों कौम को इस तरह फिर दोबारा मिसलीड कर रहे हैं? ये वार आपने शुरू की है, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी आप ही हैं। आपका अच्छा, मुझे आप कहते हैं जी बाजवा साहब के दरमियान, तो वो थे बार बार यूट्यूबर क्यों बुलाया जाता? थोड़ा अमीरुल मोमिनी रोजाना शाम को बुला लेता है वो यूट्यूबर्स को, और उनको गाइडलाइन देता है वो दोबारा कि इसको जाके इन लताड़ो जाके, बार बार क्यों कहता है? उसने, आपके अमीरुल मोमिनीन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे एक आदमी मुझे कत्ल कराना चाहता था। मेरा, आप किस तरह की बातें बताते हैं कि वो जी इनके खिलाफ जो वो मीडिया ने किया, सोशल मीडिया वो 25,000 ही जो रखे हैं आपने, वो 1200 बंदा 25,000 ही रखे हैं जेड़ा, उसको या तो फर्क कर देना, उसको सूबा सरादे जेड़ा वो तनख्वाह दे रहा है, वो सिर्फ इस काम कि ट्वीटा बनाओ 20 ट्वीट अकाउंट होने तुसी सारे। लेकिन चीमा साहब देखें, इस पे ये बैशिंग नहीं है, ये दुख है। उसकी वजह ये होती है, बैशिंग अपनी मादरे मिल्लत के लिए नहीं होती। या तो आप बैठ के कहें ना कि आप और मैं ये क्लेम शुरू कर दें करना कि नहीं जी हम तो फ्रेंच है, हम जर्मन है, हम इंडियन है, हम पाकिस्तानी है, वो लव और हमारी मादरे मिल्लत है, और 76 साल से मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ रहे हो तो आज बात भी ना करें हम? या तो इस चीज का जवाब देना, नहीं जी तुसी गल ही नहीं करनी। और दूसरा ये कि ये हमें बात करने से रोकने वाले कौन है? कौन रोक सकता है? वो तार साहब, ये जो आपका लौंडे लपाड़े लफ्ज है, ये नेशनल लेवल पे मशहूर हो गया। ये जो आप ये जो कहते हैं ना इनको लौंडे लपाड़े, अब तो सियासतदानों ने भी कहना शुरू कर दिया लौंडे लपाड़े। चीमा साहब है अमीर लोगों के जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, लौंडे लपाड़े सारा दिन यहाँ बह के कुड़ियां मेरा मकसद मैसेज कर देने पे, ना तालीम है, ना पढ़ाई है, ना लिखाई है, उर्दू में ट्वीट करते हैं सारे, उर्दू में ट्वीट करते हैं, ये नॉलेज है इनका। मैं तो ख्वाहिश करता हूँ कि यहाँ मेरे बालक शायद इनकी ट्वीटें बिकना शुरू हो जाए, शायद रोटी खा लें, आटा ले लें उससे। ट्विटर ट्विटर $2 ਦੀਆਂ ट्वीटा ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ है कुछ ना ज़र मुबादला फॉरेन रेमिटेंस इसी तरीके से हमारा कोई बेहतर हो जाए। बात तो तार साहब सही किया आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि सारा मुल्क ट्वीटों पे चल रहा है और व्हाट्सएप पे चल रहा है। ये कहा जाता था कि व्हाट्सएप और ट्वीट पे सारा कुछ चल रहा है, तो एक ट्वीट हो गई तो मीडिया पे तरफलाट मच जाता है। और अगर व्हाट्सएप की जो कॉलें हैं वो मुल्क में गवर्नेंस और सारा कुछ उसी पे हो रहा है। जो वज़ीर आला का इस्तीफा वो भी व्हाट्सएप पे बाहर निकला है और पूरे पाकिस्तान को पता चल गया जी कि वो मतलब व्हाट्सएप और ट्वीटें ही हैं जो चल रही हैं। तार साहब, थैंक यू वेरी मच तार साहब, सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑन दिस डेवलपमेंट, सर। थैंक यू सर।